चलिए एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो 6 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर से क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जिस भी डे की करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है। शुरू करें। 6 सितंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है इस साल इंडिया में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल है। आयोजन कहां पर? इंडिया में। ओके। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और पूरे वर्ल्ड के देशों को एक साथ लेकर आना। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना सोलर एनर्जी के विकास के लिए। ओके। इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 5 तारीख को यह शुरू हुआ था, आज 6 सितंबर तक यह चलने वाला है और आज इसका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, अधिकतर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो यहीं पर आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। ओके। तो कहां पर? नई दिल्ली। आयोजन कौन करवा रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको पता होना चाहिए कि 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश है उनको एक साथ लेकर आना सोलर एनर्जी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। 5 सितंबर को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली इनॉग्रेशन किया था फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का। आयोजन नई दिल्ली। ऑब्जेक्टिव शुरुआत में ही आपको पता चल गए। ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए जो हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनकी डिपेंडेंसी को खत्म करना और स्पेशली सोलर एनर्जी को डेवलप करना रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको बढ़ावा देना और इनके क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी से उनका विकास करना। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या करती है, स्थापना 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की थी। हेडक्वार्टर भारत में ही हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इस फ्रेमवर्क पर 119 से ज्यादा देश साइन कर चुके हैं, लेकिन सदस्यता ऑलमोस्ट 100 देशों ने ले रखी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह काम करती है। इसी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल जो कि पहला है, कहां आयोजित किया गया? 2024 में नई दिल्ली। डन। पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो आज तक के पैरालंपिक के इतिहास में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं हरविंदर सिंह, इंडियन पैरा आर्चर। कौन? हरविंदर सिंह। ओके। यह है हरविंदर सिंह। इमेज देखिए। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन आर्चर बने हैं। ठीक है। इन्होंने मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन हैं, तो बाकी के दोनों मेडल आप छोड़ सकते हो, पर यहां पर मैं आपको सिल्वर भी बता देता हूं। इस प्रतियोगिता का मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन कैटेगरी, इसका जो सिल्वर है वो पोलैंड के खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, लुकास सिसजेक इनका नाम है। पर आप तो गोल्ड भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि इंडियन लेकर आए हैं। कौन? हरविंदर सिंह, इंडिया के। ठीक है। कैटेगरी कौन सी है? मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन कैटेगरी। तो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन आर्चर है पैरालंपिक में। देखिए 3 सितंबर तक हमने 20 मेडल पैरालंपिक में अपने नाम कर लिए थे। शायद मैंने आपको 21 बता दिया था, उसको 20 कर लेना। 20 मेडल हम 3 सितंबर तक लेकर आ गए थे पैरालंपिक में। 4 सितंबर के जितने भी हमारे इवेंट हुए हैं उसमें हमने 4 और मेडल जीते। तो 4 सितंबर तक हमारे पास 24 मेडल हो गए हैं पैरालंपिक में। 4 सितंबर तक का डेटा है, ध्यान रखना।
5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। अब 4 सितंबर को जो जो मेडल लेकर आए हम उनकी बात करते हैं। तो हरविंदर सिंह आर्चरी में मेन इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में गोल्ड जीता, इनकी हम बात कर रहे थे। धर्मवीर ने एथलेटिक्स में मेन क्लास थ्रो F51 कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया है, ठीक है, एथलेटिक्स में। प्रणव सुरमा की बात करें तो एथलेटिक्स में मेन क्लास थ्रो F51 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर अपने नाम किया। और सचिन खिलाड़ी की बात करें एथलेटिक्स में मेन शॉट पुल F46 में इन्होंने सिल्वर जीता है। तो 4 सितंबर को हमारे पास 2 गोल्ड आए और 2 सिल्वर आए। पहले तीरंदाज जो कि पैरालंपिक में गोल्ड लाए, कौन? हरविंदर सिंह, याद रहेगा। तो ये 4 सितंबर के हमारे विनर रहे हैं पैरा ओलंपिक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए मैथ्स, ठीक है, का पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। मैथ्स के अलावा रीजनिंग और इसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि आप सभी को पता है एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो जो मेन सब्जेक्ट यहां पर आपको फोकस करने हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश है। तो इसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में, सेम चार्जेस है सभी के। नीचे तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं इन कोर्सेस को। ओके, तो कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। आप यहां पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट को मैंने देखा है कि शायद उनको कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कभी कभी कोई कोर्स परचेस करते हैं तो कमेंट करते हैं, तो काफी प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप डायरेक्ट आपका व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए नंबर पर या फिर कॉल कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम वहीं पर विद इन 24 आवर सॉल्व हो जाएगा। कोशिश तो यही है, और हो सकता है नहीं तो 48 आवर में तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी डर के आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और काफी सारे कमेंट मैंने देखे, बहुत सभी ने टीचर डे विश किया है, अधिकतर स्टूडेंट ने, तो आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। देखिए, टीचर्स के तौर पर मेरा या टीचर डे, अगर मैं अपना कर्तव्य देखता हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूं, तो मेरे को आपको हमेशा ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ऐसी चीजें प्रोवाइड करना है जिससे आपका फाइनली सिलेक्शन हो। और एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फैकल्टी की तरफ, अपने गुरु की तरफ, ठीक है, आप ना भी रखें, पर अगर आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो भी आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, वो बहुत ही खुश होंगे। एट द एंड आपको सिलेक्शन लेना है, यही आपका गोल होना चाहिए। आराम से आधे घंटे का करंट अफेयर होता, वॉच कीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, यही आपकी शुभकामनाएं होगी मेरे लिए। प्रॉपर पढ़िए, और कोई भी डाउट आता है तो मैं तो आपके लिए खड़ा ही हूं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन भी उसी पे है। तो टीचर्स डे था, उस पर नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं 82 टीचर्स को, 82 शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए, 5 सितंबर को टीचर्स डे के अवसर पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 82 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 दिए। देखिए, ये जो अवार्ड हैं स्कूल के टीचर्स को दिए जाते हैं। ऐसे टीचर्सों का सम्मान करना, ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो, एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार के लिए काम किया हो, या फिर स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई भी समृद्धि के लिए काम किया हो। इन शॉर्ट, अपनी जो उनकी जो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उन्होंने अच्छे से निभाया हो, तो किसी भी स्कूल टीचर को यह अवार्ड दिया जा सकता है। तो नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 में कितने शिक्षकों को दिए गए? 82। अब एक एक का नाम तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप काउंटिंग याद रखिए, 82 शिक्षकों को दिए गए। वैसे ये जो अवार्ड है नेशनल टीचर्स अवार्ड 1958 में शुरू किए गए थे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा दिए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी प्रदान करती है, लेकिन अनाउंसमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। डन।
चर्चित दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी को दलीप ट्रॉफी भी कहा जाता है। क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है, एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, दलीप या दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज है, हाल ही में शुरुआत हुई है 5 सितंबर को इसकी। इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। पहले क्या होता था, 6 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब दिलीप ट्रॉफी में 2024 में केवल 4 टीम ने ही पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। इंडिया ए के कैप्टन शुभमन गिल, बी के अभिमन्यु अस्वरन और इंडिया सी के ऋतुराज गायकवाड़, इंडिया डी के श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो ये 4 टीम 4 कैप्टन याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1961-62 में। बीसीसीआई इसका आयोजन करवाता है और लास्ट ईयर 2023 में जब दिलीप ट्रॉफी का आयोजन किया गया था तो इसमें विनर रही थी साउथ जोन की क्रिकेट टीम। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास 2024। याद रखना, इस युद्धाभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास 2024 है, जो कि इंडिया और अमेरिका की संयुक्त सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन यह है कि 2024 में कहां आयोजित किया गया, तो भारत के राजस्थान में इसका आयोजन हाल ही में किया गया। युद्ध अभ्यास 2024 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के मध्य में। 2024 में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये कहां पर है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये है राजस्थान में, जहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है इंडिया और यूएसए के मध्य में। इस साल ये 20वां एडिशन है, याद रखिएगा। कहां पर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, 9 से लेकर 22 सितंबर तक इस युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किया जाएगा। इंडिया और यूएसए की जो आर्मी है उनके मध्य में सहयोग को स्थापित करना, आपसी संबंधों को मजबूत करना युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 20वां एडिशन 2024 में आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2002 में और 19वां एडिशन लास्ट ईयर आयोजित किया गया था यूएसए के अलास्का में। 10 बाय 10 इंडिया और यूएसए में इसका आयोजन होता है। लास्ट ईयर 19वां एडिशन यूएसए के अलास्का में हुआ था, तो अब जो 20वां एडिशन है वो आयोजित किया जा रहा है कहां पर, राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और यूएसए के मध्य में वज्र प्रहार आर्मी एक्सरसाइज भी आयोजित की जाती है और कोप इंडिया एयर फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के मध्य में। युद्ध अभ्यास बता ही चुका हूं, आर्मी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के मध्य में 20वां एडिशन राजस्थान में आयोजित किया जाएगा सितंबर 2024 में। किस स्थान पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है तेलंगाना के हैदराबाद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, इन्होंने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया इस समिट का। ठीक है, हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। और मेकिंग एआई वर्क्स फॉर एवरीवन, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन 2024 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 की थीम है। डन, आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना और इसके अलावा सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करते, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टार्टअप्स हो, है ना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए काम करें। ओके, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने एक एआईसीटी प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन किया है। तो एआईसीटी प्रोजेक्ट किस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? तो तेलंगाना का। और यहीं पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 में आयोजित की जा रही है। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D म्यूजियम खोला जाएगा?
तो यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि भैया वो अपने यहां पर वाराणसी में, है ना, काशी विश्वनाथ, वाराणसी, वाराणसी में वैदिक 3D म्यूजियम की स्थापना करने वाली है। देखिए वैदिक 3D म्यूजियम क्या है, पहले तो यह समझो कि यह है क्या। तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक म्यूजियम है। उद्देश्य क्या है पता है? जो वैदिक सिविलाइजेशन है इंडिया का, वेद पुराण, तो पूरा वैदिक सिविलाइजेशन और उनकी जितने भी कल्चर है, रिलीजियन है, साइंस और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनको 3D टेक्निक के माध्यम से, 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जीवंत रूप दिया जाएगा, ताकि जो मॉडर्न यूथ जनरेशन है, जो यूथ आ रहा है, उनको समझने में आसानी हो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, है ना, अपने सिविलाइजेशन को। तो यह उद्देश्य है पहले वैदिक 3D म्यूजियम का। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसमें जो भारत के वैदिक काल के जो अलग अलग पहलू हैं, जैसे योगा, उस वक्त का एजुकेशन, सोशल सिस्टम कैसा था, साइंस कैसी थी, एस्ट्रोनॉमी कैसी थी, लिटरेचर कैसा था, इन सभी को 3D मॉडल के आधार पर दिखाया जाएगा। तो ये वैदिक 3D म्यूजियम है, वाराणसी में स्थापित किया जाने वाला है। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, डन। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं, अकेले तैरकर पार किया है सिद्धार्थ अग्रवाल ने। आंसर है, फोकस क्वेश्चन है, पूरे इंग्लिश चैनल की हम बात करेंगे, क्या प्रोसेस रहती है, क्योंकि काफी स्टूडेंट को यहां पर डाउट रहता है। पहले देखिए, बेंगलुरु के रहने वाले हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु के तैराक हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है तैर के अकेले। 49 वर्ष की आयु है, इंडिया से ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में 32 किलोमीटर का एक एरिया है इंग्लिश चैनल का, मैं आपको मैप पर बताऊंगा, उसे तैरकर पार किया है 15 घंटे 6 मिनट में सिद्धार्थ अग्रवाल ने। सबसे उम्रदराज 49 वर्ष की आयु में सबसे उम्रदराज इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। ठीक है, वैसे कुछ समय पहले महाराष्ट्र की रहने वाली है जिया रॉय, इन्होंने 16 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को पार किया था तैरकर। सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पैरा स्विमर बनी थी जिया रॉय, महाराष्ट्र की। और अब बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने सबसे अधिक उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया। देखिए, कैजुअली इंग्लिश चैनल की बात करते हैं, कहां पर लोकेटेड है? तो एक समुद्री संरचना है, समुद्री एरिया है, जो कि हमको ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में देखने को मिलेगा, एक पट्टी जैसा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक पट्टी जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये इंग्लिश चैनल है। नॉर्मली अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से जोड़ता है इंग्लिश चैनल, अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से जोड़ता है ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में, है ना। बहुत ही चैलेंजिंग एक समुद्री संरचना है। यहां पे देखिए, अगर हम इसकी लंबाई देखें टोटल, तो इसकी लंबाई 560 किलोमीटर की, और चौड़ाई अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग देखने को मिल सकती है। जैसे एक जगह अगर हम सबसे सबसे ज्यादा चौड़ाई देखें तो 240 किलोमीटर का एरिया है ब्रिटेन से फ्रांस तक, लेकिन सबसे कम चौड़ाई उसकी देखने को मिलती है जो 32 किलोमीटर की, और यहीं पर इसे तैरकर पार किया जाता है 32 किलोमीटर के एरिया में। ओके, यहां पर जो शुरुआत होती है वो ब्रिटेन के फॉकस्टोन और डोवर के मध्य से कहीं से तैरना तैराक शुरू कर सकता है, और केप ग्रिस नेस तक जाता है वो तैरकर। ये 32 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, देखिए समुद्री एरिया है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर शार्क भी रहती होगी, बिल्कुल, लेकिन 1980 के बाद कोई भी शार्क का हमला डिटेक्ट नहीं किया गया है यहां पर, तो सेफ माना जाता है। समुद्री मछलियां और झींगे परेशान करते हैं, पर ठीक है, चैलेंजिंग उसी से तो होगा, है ना। और इसके अलावा पानी का टेम्परेचर भी काफी रहता है, तो चैलेंजिंग बन जाता है ये। जैसे 14 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है इंग्लिश चैनल का, है ना। तो बहुत ही कम टेम्परेचर है, ठंडा पानी रहता है। और देखिए, अब आपको एक और क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर इस समुद्री संरचना के बीच में तैराक तैरता है, तो उसको कैसे पता है कहां जाना है? तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाके कूद जाएगा, इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है।
दो संस्था यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए काम करती है, चैनल स्विमिंग एंड पायलटिंग फेडरेशन और चैनल स्विमिंग एसोसिएशन। अगर किसी तैराक को चैलेंज लेना है इंग्लिश चैनल को पार करने का तो उसको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और पूरा खर्चा तैराक का है भाई। ये थ्रिल का काम है, जैसे हम पर्वत चढ़ने चले गए तो वहां की गवर्नमेंट तो हमको पैसा नहीं देगी ना, तो यहां पर ऐसा ही है। समुद्र में आप कूद गए तैरने के लिए, पर ये ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, प्रोफेशनली इनको मान्यता प्राप्त है ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। तो ये दोनों काम करती है। यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद एक बोट, पायलट और क्रू की जरूरत पड़ेगी, जिसका पैसा भी उस व्यक्ति को बियर करना पड़ेगा जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। 3,000 यूरो देना पड़ेंगे, ऑलमोस्ट बढ़ भी सकता है समय के हिसाब से इन्फ्लेशन के कारण। फिर रजिस्ट्रेशन की भी फीस देनी पड़ती है, 400 यूरो रजिस्ट्रेशन के और 75 यूरो सर्टिफिकेट के। ये सर्टिफिकेट पता है आपको 5 घंटे तक ठंडे पानी में रहने के बाद, उसमें तैरने के बाद ही मिल पाएगा कि हाँ भैया तुम 5 घंटे से ज्यादा ठंडे पानी में तैर सकते हो, है ना। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, उसके बाद आपको तैरने का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बोट, क्रू, पायलट तो आपको इनसे ही मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको इनका पेमेंट देना होता है। अब समुद्र में घुसने के बाद ऐसा तो ही नहीं दिशाएं पता चल रही है, तो आपको वोट के साथ तैरना पड़ेगा, जैसे जैसे वोट तैर रही है, वोट जा रही है। इनके जो पायलट है, क्रू हैं, बोट मेंबर हैं, या आपका हौसला भी बढ़ाएंगे कि हरी अप कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको भाई सीधी सी बात है, डिमोटिवेट भी होगा व्यक्ति, डिहाइड्रेट भी होगा, तो आपको वो पानी और खाने की व्यवस्था करेंगे। आप नाव पे आके भी खाना पानी पी सकते हैं, लेकिन उस केस में भाई आपका जो जल्दी फिनिश करने का टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा, तो वो आपको देखना है, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाना है आपको, ये तो आपके ऊपर है। जब आप फ्रांस के तट पर पहुंच जाएंगे, फाइनली पार कर लेंगे, तो फिर आपको एक स्वागत में माला पहना दी जाएगी, स्वागत कर दिया जाएगा, और ये आपका अचीवमेंट है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं देती कोई भी, और हो सकता है पानी के अंदर आप मर भी जाओ, तो कोई जिम्मेदार नहीं है भाई, व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो ये इंग्लिश चैनल का एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया। अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। अंग्रेज कैप्टन मैथ्यू वेब चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। 25 अगस्त 1875 में इन्होंने 21 घंटे में ऑलमोस्ट चैनल को पार किया था, इंग्लिश चैनल को। गर्टूड कैरोलिन एड्रले यूएसए की है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला। 1926 में ऑलमोस्ट 14 घंटे 39 मिनट। क्लो मैककॉर्डेल ऑस्ट्रेलिया की है, 2015 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 8 बार इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, एक पूरे साल में। सारा थॉमस अमेरिका की है, इंग्लिश चैनल को लगातार 4 बार पार करने वाली पहली व्यक्ति। लगातार समझते हो, इधर से कूदे, फ्रांस पहुंचे, रुके नहीं, वापस कूदे, इंग्लैंड आए, फिर कूदे, फ्रांस गए, फिर कूदे, इंग्लैंड आए, तो लगातार 4 राउंड। सारा थॉमस। इंडिया की बात करें, मिहिर सेन सबसे पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया 1958। आरती साहा ने 1959 में पार किया था, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई बनी थी। और बुला चौधरी 1989 में इन्होंने भी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काम आ सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का इनॉग्रेशन किया? तो विश्व शांति बुद्ध विहार, इसका इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया है। आंसर डी, यह है बुद्ध विहार। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर एक क्षेत्र है, वहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का इनॉग्रेशन किया। एक मेडिटेशन सेंटर है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें 1200 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है, 1200 लोगों के लिए मेडिटेशन के लिए व्यवस्था की गई है। बौद्ध धर्म से संबंधित मेडिटेशन सेंटर। वैसे इस मेडिटेशन सेंटर को बिहार के बौद्ध स्तूप के डिजाइन पर बनाया गया है। तो आप तो इतना याद कर लो, विश्व शांति बुद्ध विहार, जिसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, कहां पर? महाराष्ट्र के लातूर में। किस मिशन के तहत राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस से लड़ने के लिए एक अभ्यास किया गया है, एक मिशन के तहत, नेशनल वन हेल्थ मिशन। आंसर है, बात करेंगे ये क्या है, लेकिन पहले तो हम आंसर ले लें हमारा। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत
एपिडेमिक संबंधित तैयारियों का आंकलन करना कि भैया अगर कोई वायरस कोविड जैसा फैलता है तो हमारी क्या तैयारियां हैं। इसके लिए राजस्थान में एक मॉक ड्रिल की गई, इसको ऐसा समझ सकते हैं, यह है अजमेर जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस वॉरफेयर एक्सरसाइज। अगर कोविड जैसा कोई वायरस फैलता है तो हम कैसे निपट पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हैं, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री और वाइल्ड लाइफ एरियाज के लिए जितनी भी टीमें बनी है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत, उनकी तैयारियों को मूल्यांकित करना कि भाई वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। दो चीजों के लिए काम करते हैं, एक तो प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस की जांच और पहचान समय पे हो जाए, और ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन में किसी भी वायरस का प्रसार कितनी तेजी से हो रहा है और कंट्रोल करने के लिए कितनी जल्दी ये रिएक्ट कर पा रहे हैं सब। ठीक है, कौन कौन जो भी टीमें हैं वो कितनी जल्दी रिएक्ट कर पा रही है, कितनी कंट्रोल प्रसार को रोकने के लिए कितने जल्दी से काम कर पा रही है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर पा रही है, तो इसकी जिम्मेदारियों का आंकलन करना। तो इसे नाम दिया गया वायरस वॉरफेयर एक्सरसाइज। राजस्थान के अजमेर में इसका आयोजन किया गया है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। देखिए, नेशनल वन हेल्थ मिशन को समझो कि ये क्या है। 2022 में भारत के पीएम के द्वारा प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था, पर यह संस्था ने इसको शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव ह्यूमन और एनिमल दोनों क्षेत्रों में कोई वायरस वाली अगर बीमारी फैलती है तो उसके खिलाफ रणनीति को तैयार करना नेशनल वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य। कुछ की पॉइंट्स पे ये काम करता है। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस को लागू करना, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करना, और मजबूत प्रकोप, अगर बहुत ज्यादा वायरस का प्रकोप है तो टेस्टिंग मैकेनिज्म को विकसित करना। यह मुख्य उद्देश्य है नेशनल वन हेल्थ मिशन का। और इसी ने वायरस वॉरफेयर एक्सरसाइज का आयोजन किया राजस्थान के अजमेर में। डन। तो यहां पर 6 सितंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ध्यान से सुनना, आंसर लेंगे। फॉर्च्यून इंडिया 2024 की लिस्ट में सबसे अमीर महिला कौन थी? सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की मालकिन। किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता बिल पारित किया गया? वेस्ट बंगाल। पैरालंपिक 2024 में सचिन सर्जे राव ने कितने मीटर का गोला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया? 16.32 मीटर। 3 से लेकर 5 सितंबर तक पीएम नरेंद्र मोदी किन दो देशों की यात्रा पर रहे? ब्रुनेई और सिंगापुर। किस राज्य में पत्थर मार मेला, गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश। भाद्रपद अमावस्या पर। निम्नलिखित में से किसे यूपी महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बबीता चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम के तहत नई दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाया? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा भाई? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है डीके सुनील। इसका आंसर हमने सही लिया है ना भाई? ठीक है, डीके सुनील। हाल ही में सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की? तो इसे जारी किया है WHO ने। आंसर हो गए। अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। ऑलमोस्ट 1992 से 1996 तक यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैथ्यू। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया था। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मिल गया आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, आदि चुनचुनगिरी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मोर अभ्यारण्य घोषित किया है, इसलिए सुर्खियों में थी। आदि चुनचुनगिरी सेंचुरी कहां पर है बताइएगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का खिताब किसने जीता था?
और नेहा सागवान किस खेल से संबंधित प्लेयर है? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा, आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, शांत रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।